हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस कर ली थी और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के पार्ट्स। तो मैम लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या क्या पढ़ाया था? बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, सेल किसे कहते हैं और सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल थ्योरी किसने दी है। अब हमें आगे के आज टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आज हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। पहला है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल का ओवरव्यू क्या है, मतलब कि एक सेल कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एक सेल के अंदर कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल उसका एक क्या है, स्ट्रक्चर है, आउटर जो मतलब जो बाहर की कॉम्प्लेक्स लेयर है उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैम जो और उसके कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी और ऑर्गेनल्स हैं उसमें प्रेजेंट, उनका डिस्कशन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे। आज हम सिर्फ सेल वॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मैम इसमें आप मुझे क्या बताएंगे? तो बेटा इसमें हम आपको बताएंगे कि एक सेल को आप देख के कैसे पहचाने कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, किसके उसके क्या नेम है। नेम को आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑर्गेनल ऐसे दिखता है, ये सर्कुलर है तो ये लाइसोसोम है, और ये थोड़ा स्पिंडल टाइप है तो वो कैसा है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और अगर राइबोसोम्स है तो वो छोटे छोटे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। और बाहर की जो कवरिंग है वो सेल वॉल, और सेल वॉल होती है प्लांट्स में, और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो अब आते हैं डिस्कस करते हैं कि इनकी लेबलिंग्स के नेम क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो अंदर फील्ड है सब कुछ, तो इसे क्या बोलते हैं? मैम ये जो इसके अंदर सारा फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे क्या बोलते हैं? तो बेटा ये आप सबको पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, फिर आते हैं कि मैम ये क्या है। तो बेटा आपको ये दिख रहा होगा कि सेल के बाहर ये जो बाहर की कवरिंग है इसे क्या बोल रहे हैं, ये सबसे बाहर वाली, इसे क्या कहेंगे हम लोग? बाहर की कवरिंग को भी मैंने आपको क्या बताया, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैम ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं? ये जो सेल के अंदर प्रेजेंट है ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैम ये जो सेंटर में मतलब ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये देखिए सेंटर में आपको देख के पता चल रहा होगा कि एक सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस। अगर आपके एग्जाम में कभी ये आ जाता है कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी भी सेल का, एनिमल सेल, प्लांट सेल, और आपको उसकी लेबलिंग करनी है, तो आपको ये बात सब पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या क्या बोल रहे हैं, कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, किसको ये जो अंदर का फ्लूइड फिट मैट्रिक्स है इसको क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, जो बाहर की लेयर है इसे क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। मैम ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये सारे बच्चों को पता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, ये सबको पता है। फिर मैम ये देखिए कितना मतलब जो स्ट्रक्चर, कितना डेंस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? रेटिकुलम टाइप है, मतलब कि एक नेटवर्क है। मैम ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में नेटवर्क है, इसे क्या बोलेंगे? तो बेटा ये जो नेटवर्क है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा इसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोल सकते हैं। अब आते हैं कि मैम ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है इसे क्या बोलेंगे? तो बेटा इसे कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। मैम ये क्या है? ये जो छोटे छोटे से पूरे सेल में स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, पूरे सेल में जो छोटे छोटे से ये डॉट्स दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। तो आपको ये लेबलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन से स्ट्रक्चर को हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। फिर आते हैं कि मैम ये क्या है? ये भी तो एक नेटवर्क है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? ईआर के जस्ट बगल में जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं गोल्जी बॉडीज।
ओके, इसको गोल्जी एपरेटस भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया हमारे सेल का स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर हो गया। सबको क्लियर हो गया है? बताएंगे फटाफट से, सबको क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ, इसे क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, फिर ये क्या है, साइटोप्लाज्म अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स, बाहर की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, फिर उसके बाहर ये नेटवर्क को क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम को क्या कह रहे हैं, ये जो सर्कुलर है इसे क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम कह रहे हैं। बाकी जो पूरे सेल में ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स डॉट्स दिख रहे हैं इनको क्या कहेंगे, राइबोसोम। बाकी ये जो है इसे क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इतना ये मतलब ये नॉर्मल इसके ऑर्गेनल्स हैं जो आपको जिनके नेम्स पता ही होने चाहिए। अगर एग्जाम में बाई चांस ये आ जाता है तो आप इसकी अच्छे से लेबलिंग कर पाए। ओके, अब डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का डायग्राम। मैम ये डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनिमल सेल का, तो बेटा ये एनिमल सेल का जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का है, और ये जो प्लांट सेल का डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का है। तो हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनल को क्या लिखा हुआ है, उसकी लेबलिंग क्या हुई। बाई चांस एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आ जाता है, 2-3 यहाँ के लेबलिंग्स दे देंगे कि बताइए ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कह रहे हैं। तो आपको लिखना होगा ना, ये लेबलिंग करने को बोल देंगे कि हाँ ये है तो इसको लाइसोसोम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर होता है ये लाइसोसोम होता है, ये जो सेंटर में बंडल लाइक स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रियोल कहते हैं। अगर जो सेंटर में है उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। जो इसके सेंटर में है न्यूक्लियस के भी अंदर क्या है, एक न्यूक्लियोलस है। तो आपको ये लेबलिंग्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है कि ये है एक एनिमल सेल। तो मैम एनिमल सेल का मेन फीचर क्या होता है, बेटा एनिमल सेल का मेन फीचर ये है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। आप देखेंगे कहीं पे भी सेल वॉल दिया हुआ है, नहीं, सेल वॉल कहीं नहीं दिया हुआ। तो मैम ये क्या है सबसे ऊपर, बेटा ये देखिए ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। तो मैम माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, बेटा माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है कि किसी भी सेल के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये क्या करती हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन बहुत स्पीड में हो सकता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी होगा और स्पीड अप में भी होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये क्या करती है, माइक्रोविलाई एक सेल का क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, जिससे क्या है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। तो उनका मेन फंक्शन क्या है, उनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन कराना। तो माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन कराना किसी भी चीज का। ठीक है, फिर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की कौन सी, ये डबल लेयर्ड आपको दिख रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। तो डबल लेयर मैम ये अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है, तो इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम इसका फंक्शन क्या होता है, बेटा ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि वो परमिट करेगी कि आप अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि हाँ आप वाटर है तो आप अंदर जा सकते हैं, आप ग्लूकोज है तो आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं बिना किसी प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, आप नहीं जा सकते हैं। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कैसे जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो कैसे जाएंगे। जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे चल के, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कि मतलब वो सेलेक्ट करेगी कि कौन कौन सी चीजों को अंदर परमिट करना है। परमिएबल मतलब कि मैं डिसाइड करूंगी कि अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। ओके, अब आते हैं सेंट्रियोल पे। मैम सेंट्रियोल क्या है, बेटा ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे सेंट्रियोल कहते हैं। मैम इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का, बेटा सेंट्रियोल का फंक्शन है कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में, एनिमल सेल में जब सेल को डिवाइड करना होता है कि एक ये सेल है इसने क्या किया, 2 सेल्स बना लिए, तो वो जो 2 सेल्स है वो कैसे बने, वो सेंट्रियोल की हेल्प से बने। सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल कैसे हेल्प करता है, तो सेल जो ये सेंट्रियोल है पहले ये डुप्लीकेट होता है और पूरे सेल के अंदर दोनों पोर्ट्स पे पहुंच जाता है, एक स्पोर पे एक स्पोर पे, और फिर फाइनली क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जनरेट करता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर जनरेट करता है और वो क्या करता है, एक सेल को डिवाइड कर देता है। पहले सेल का कंटेंट डिवाइड होता है, पहले डबल होता है फिर डिवाइड हो जाता है। तो पहले डीएनए डिवाइड होता है और उसके बाद में बाहर का, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बाहर का साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होगा। तो एक को क्या कहेंगे कैरियोकाइनेसिस और एक को क्या कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो एक सेल से क्या है 2 सेल बन गए, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, सेंट्रियोल हेल्प कर रहा है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर के जस्ट लास्ट में, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है पेरोक्सिसोम। मैम ये जो छोटे छोटे से व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, इन्हें क्या कह रहे हैं, पेरोक्सिसोम कह रहे हैं। इनकी बेटा सिर्फ आपको लेबलिंग याद रखनी है, क्योंकि ये डिटेलिंग में एनसीईआरटी में भी आपके क्लास में नहीं है, 9th लेवल पे, आप इसको डिटेलिंग में 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो पेरोक्सिसोम के बारे में आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी लेबलिंग याद रखनी है कि ये सेंटर में जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स है इन्हें आप क्या कह रहे हैं, पेरोक्सिसोम कह रहे हैं। फिर क्या है कि लाइसोसोम। मैम लाइसोसोम क्या है, बेटा ये आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है,
पूरे सेल में कितने सारे लाइसोसोम्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं कितने सारे लाइसोसोम्स हैं पूरे सेल के अंदर, पूरे सेल में बहुत सारे लाइसोसोम्स। मैम लाइसोसोम तो मैं लेबलिंग कर लूंगा, इसका फंक्शन भी साथ में आप बता दीजिए तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। बेटा लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि अगर एक सेल के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्टफुल प्रोडक्ट है एक सेल के अंदर कुछ, तो वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, लाइसोसोम उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर और उसके बाद में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है अपने सेल में। तो ये क्या करता है, एक सुसाइडल बैग है, अगर कोई वेस्टफुल चीज है तो उसको क्या करता है, अपने अंदर इनगल्फ करता है। ऐसे ये लाइसोसोम है हमारा, ये क्या है लाइसोसोम। इसको जब क्या करना है, कोई वेस्टफुल प्रोडक्ट अंदर क्या कहता है, इंटेक करना है, इनगल्फ करना है, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया बनाता है और उसको अपने अंदर कर लेता है। फिर उस पर कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि लाइसोसोम्स के खुद के एंजाइम्स होते हैं और उसको डाइजेशन कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, फिर आते हैं मैम ये क्या है कि जो पूरे सेल में छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे सेल में जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं इनको क्या राइबोसोम्स कहते हैं। तो इस सेल में भी जो डॉट डॉट्स ये दिख रहे हैं आपको यहाँ 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 हर जगह, तो इन्हें क्या कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। मैम राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो बेटा राइबोसोम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन जब बननी होती है तो उसकी हेल्प कौन करता है, राइबोसोम हेल्प करता है। मैम राइबोसोम कैसे हेल्प करता है, बेटा जब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए है। आरएनए क्या करता है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो डीएनए बनाता है और ट्रांसलेट करता है तो आरएनए बनाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनाता है, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए को प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब जब उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, एक आरएनए है और उसको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। देखिए ये एक प्रोसेस है जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर डीएनए से हमें डीएनए बनाना है तो उसका रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा। अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और अगर हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो हमें उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और इसमें हमें राइबोसोम्स की जरूरत है। तो आरएनए और राइबोसोम्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ओके, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और राइबोसोम का एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि राइबोसोम्स के पास कोई भी लेयर नहीं होती, राइबोसोम्स के पास कोई भी लेयर नहीं होती बाहर, वो क्या होते हैं, सिंपली पूरे फ्लूइड में पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। मैम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, बेटा इसका डिफरेंस हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैम ये जो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, बेटा क्योंकि एक सेल को क्या है, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास से आती है। मैम एक माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कैसे वो उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है, तो बेटा उसके अंदर होती है एटीपी की सिंथेसिस। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर क्या बन रहा है, फॉस्फेट बन रहा है। तो उसके इसी वजह से उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो बेटा वो जो एनर्जी है वो क्या करता है, अपना एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, जो कि स्टोर किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैम एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती कैसे, ये तो बता दीजिए। तो बेटा एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आप सबने सुनी होगी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है तो लास्ट में जो उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो CO2 और H2O बनता है। उसके साथ में 36 ATP और 38 ATP बनती हैं। तो वो जो ATP है वो किसके अंदर स्टोर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा माइटोकॉन्ड्रिया को, बचपन से हम रट लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन पावर हाउस उसको कहा क्यों है भाई, क्योंकि उसके पास क्या है, ATPs हैं। आपको याद रखना है ATP बनी कहां से, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों, रफ और स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा देखिए अगर ये हमारी सरफेस है, मान लीजिए ये ER की सरफेस है, ये अगर ER की सरफेस है तो इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स नहीं है तो हमें देखने में लगेगा कितना स्मूथ है, तो उसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब उसके पास क्या नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है। और अगर वो हमें देखने में बहुत रफ दिख रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या है, इसलिए उसको क्या कहा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितना सा डिफरेंस है, दोनों के फंक्शंस भी अलग होते हैं, जो कि हम आगे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में कवर करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इतना आपको याद हो गया, स्मूथ और रफ क्यों कहा, रफ के पास क्या है, रफ वो क्यों दिख रहा है यार, रफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, राइबोसोम्स है। और स्मूथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं है। सिंपल सा तो है, याद हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। मैम ये जो सेंटर है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है,
फ्लूइड मटेरियल है, मतलब ये फ्लूइड टाइप है जो कि जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ओके, ये तो सबको ही पता होता है कि साइटोप्लाज्म क्या है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है मैम, न्यूक्लियस। मैम न्यूक्लियस ये जो सेंटर में है इसे न्यूक्लियोलस कहा है, लेकिन ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये जो ये है इसे कहेंगे न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस। तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेटा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके पास क्या है, दो मेम्ब्रेन है, पहली और मतलब एक इनर है एक आउटर है। और मैम ये जो सेंटर में इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ये क्या है, डेंसली स्टेन्ड है, मतलब कि बहुत आपको डेंस कलर का दिखेगा। और इसके तो मैम इसका मेन फंक्शन क्या है, तो बेटा आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं, लेकिन ये जो सेंटर में है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। मैम प्रोटीन की सिंथेसिस इसके अंदर होती है, अभी आपने बताया था कि राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। बेटा जब यहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए से फिर आरएनए बनता है, आरएनए से वो प्रोटीन बनती है, तो ये जो आरएनए है, आरएनए से एक प्रोटीन बन रही है। अगर वो प्रोटीन को बनना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए। तो राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और वो अंदर आएंगे और हेल्प करेंगे किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये सबको याद हो गया इतना। न्यूक्लियोलस के अंदर मेन फंक्शन क्या हो रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। न्यूक्लियोलस के अंदर मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, और न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सबको याद हो गया, ओके। ये देखिए मैम ये न्यूक्लियर एनवलप क्या है बेटा, न्यूक्लियर एनवलप का मतलब है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है और एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे। फिर आते हैं गोल्जी अपैरेटस पे। तो मैम ये गोल्जी अपैरेटस ये दिख रहा है आपको, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, गोल्जी। मैम इसका फंक्शन क्या होता है, तो बेटा इसका फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल की, किसी भी प्रोटीन की पैकेजिंग करना। कि मतलब अगर प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बन गई है, न्यूक्लियोलस के अंदर, और उसकी पैकेजिंग करनी है, तो वो कौन करेगा, हमारा पैक करके अगर उसको किसी और सेल के पास भेजना है तो वो हमारे गोल्जी बॉडीज का काम है। ओके, इतना आपको एनिमल सेल क्लियर हो गया सारे बच्चों को, सबको याद हो गया फटाक से सारे फंक्शंस। अगर आपको ये फंक्शंस अभी नहीं याद हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैम टेंशन क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि बेटा ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम पूरे चैप्टर में डिटेलिंग में कवर करेंगे। मतलब कि हम सिर्फ 2-3 स्लाइड्स पे सिर्फ एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे होंगे कि ईआर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, राइबोसोम्स उसके फंक्शन क्या है, तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको वर्बली सिर्फ ऐसे बता दिया है कि आपको ये स्ट्रक्चर्स के नेम याद हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपने एनिमल सेल में क्या देखा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस हैं वो भी हम आगे कवर करेंगे। ओके, अब आते हैं प्लांट सेल पे। तो मैम प्लांट सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो एनिमल सेल में है वही प्लांट सेल में है, दोनों में कॉमन होता है। तो बेटा बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। पहला क्या है, देखिए लाइसोसोम हमने उसमें भी पढ़ा था, इसमें भी है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो दोनों में है उस पर एक टिक मार्क कर देती हूँ, जिससे आपको याद रहे इजिली। ये देखिए लाइसोसोम उसमें भी था, इसमें भी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है। क्लोरोप्लास्ट, अब इसको क्या करेंगे आप अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करेंगे और इसके ऊपर डबल स्टार बनाएंगे कि ये सिर्फ किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है। फिर आते हैं न्यूक्लियस के, अभी इसका जो फंक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं न्यूक्लियस मैम दोनों के पास है, गोल्जी अपैरेटस दोनों के पास है, न्यूक्लियर एनवलप दोनों के पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास है। मैम फिर ये जो सेल वॉल है वो तो अभी हमने एनिमल सेल में नहीं देखी थी, प्लांट सेल में दी हुई है बेटा, ठीक है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। फिर आते हैं राइबोसोम्स, ये भी दोनों के पास है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया ये किसके पास है, सिर्फ प्लांट के पास है। साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के पास है। तो मैम हमें याद कैसे होगा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो बेटा देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एनिमल सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। मैम ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि प्लांट्स और एनिमल सेल किसके पास सेल वॉल है। तो बेटा ऐसे आप याद करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत रिजिड है, बहुत उनकी स्टेम हार्ड है, और एनिमल्स कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो हार्ड है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, सेल वॉल है। और हम हार्ड नहीं है, हम तो सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, हम भी एनिमल्स है, जो बाहर के एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स से, सबके अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है। हमारे सेल्स के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। प्लांट्स क्या है, बहुत हार्ड है, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो उनको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। मैम आप सेकंड पॉइंट कैसे याद रखेंगे, तो बेटा प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे पास नहीं होता। तो मैम ये पॉइंट हमें कैसे याद होगा कि उनके पास होता है हमारे पास नहीं। तो इसके लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, एक सेकेंड रुकना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोफिल के अंदर क्या है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर अगर उसके अंदर है तो प्लांट्स के लीव्स ग्रीन है ना, हम तो ग्रीन नहीं है, एनिमल्स तो ग्रीन नहीं होते,
प्लांट्स की लीफ क्या होती है, ग्रीन होती है। तो मैम इससे मुझे याद रहेगा, तो ग्रीन से क्या याद रहेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या याद आएगा, क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोप्लास्ट आपको याद आ गया, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट किसके पास है, प्लांट्स के पास, क्योंकि वो ग्रीन है, हम ग्रीन नहीं है तो हमारे पास नहीं है। सबको याद हो गया, 2 पॉइंट्स कवर हो गए, दोनों सेल वॉल भी प्लांट्स के पास है और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट्स के पास है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। मैम थर्ड पॉइंट कौन सा है बेटा, आपको सेंटर में वैक्यूल दिख रहा है, मैं आपको पहले ये लिख देती हूँ, वैक्यूल। आपको इस पे भी स्टार मार्क करना है। वैक्यूल आपको इसमें दिख रहा है प्लांट सेल में, कहीं आपको एनिमल सेल में दिखा वैक्यूल, कहीं आपको वैक्यूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो मैम प्लांट्स के पास वैक्यूल होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता। बेटा ये बिल्कुल सच बात है, प्लांट्स के पास होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता। प्लांट्स के पास इतना बड़ा सा होता है कि न्यूक्लियस से कहता है भाई तुम साइड में बैठो, मैं बीच में रहूंगा। न्यूक्लियस को साइड कर दिए, भाई तुम साइड में रहो, मैं बीच में रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा वेस्ट अपने अंदर स्टोर करना पड़ता है, इसलिए मैं सेंट्रल स्पेस गेन करूंगा। ओके, तो आप क्या, हमें मैम याद कैसे रहेगा कि वैक्यूल इसके पास है, तो आपको याद कैसे रखना है कि एनिमल्स के पास, एनिमल सेल के पास जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम होता है, तो उनको छोटे ऑर्गन्स की जरूरत है। छोटे ऑर्गेनल्स कौन से हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया। और जो प्लांट्स है उनके पास, उनके सेल में बहुत सारा वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है, तो उनके पास क्या है, प्लांट्स हमसे बड़े भी होते हैं, तो ऐसे याद रखना है कि प्लांट्स क्या है, बहुत बड़े हैं, तो उनके पास क्या है, बड़ा वैक्यूल है स्टोर करने के लिए वेस्ट मटेरियल को, ऐसे याद रखना है। ओके, 3 पॉइंट्स कवर हो गए। तीनों में क्या बताया मैंने आपको, क्लोरोप्लास्ट भी उनके पास है क्योंकि उनके पास ग्रीन कलर है, सेल वॉल भी उनके पास है क्योंकि वो बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, और तीसरा क्या बताया, वैक्यूल भी उनके पास है क्योंकि उनके पास वेस्टफुल प्रोडक्ट ज्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। इतना याद हो गया सबको, तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, तो मैम आपने तीनों पॉइंट बताए, तीनों में प्लस पॉइंट प्लांट्स के पास है, उनके पास तीनों चीजें, हमारे पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जो प्लस है, हमारे पास भी तो कोई प्लस पॉइंट होने चाहिए इसके पास। तो बेटा जो हम है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है सेंट्रियोल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रियोल बताया, बंडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन। ओके, ये देखिए क्या बताया, सेंट्रियोल, ये बताया हमने आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। ये सिर्फ किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि एनिमल सेल के पास भी एक प्लस पॉइंट है, क्या कि हमारे पास सेंट्रियोल होता है, तुम्हारे पास नहीं होता। मैम बस एक ही प्लस पॉइंट है बेटा, एक और है, कौन सा, जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आपने पढ़ा दोनों में, ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये किसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। लाइसोसोम कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैम दोनों में दिया हुआ है लाइसोसोम, तो आप क्या बता रही है डिफरेंस, तो बेटा क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है, वेस्टफुल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए वैक्यूल है बड़ा सा, तो उनको क्या है, लाइसोसोम्स की बहुत कम जरूरत है, प्लांट्स को बहुत कम जरूरत है, और एनिमल्स को ज्यादा जरूरत है लाइसोसोम्स की। तो क्या होता है, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास लाइसोसोम्स बहुत कम होते हैं, और जो एनिमल सेल है उनके पास लाइसोसोम्स ज्यादा हैं, क्योंकि उनके पास वैक्यूल नहीं है ना, और वैक्यूल किसके पास है, प्लांट्स के पास है। ओके, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक मैम, कंफ्यूजन हो गई, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बेटा देखिए, वैक्यूल मैंने आपको बताया, वैक्यूल एक बड़ा स्ट्रक्चर है, किसके पास है, प्लांट्स के पास। क्यों है उनके पास, क्योंकि उनके पास वेस्टफुल प्रोडक्ट ज्यादा है। मैम हमारे पास क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास वेस्टफुल प्रोडक्ट बहुत कम है। मैम लेकिन लाइसोसोम होता उनके पास भी, उनके पास बेटा बहुत थोड़े से होते हैं। आप देखेंगे प्लांट सेल में, ये देखिए कहीं कहीं आपको 1-2 दिख रहे हैं, ठीक है, और एनिमल सेल के पूरे सेल में लाइसोसोम्स ही आपको दिखेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया, पांचों डिफरेंस, पांचों में 3 उनके प्लस पॉइंट, 2 हमारे प्लस पॉइंट। उनके 3 से प्लांट्स के कौन से, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, तीसरा वैक्यूल। ओके, हमारे दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, सेंट्रियोल और बताओ, फटाक से बताओ जल्दी जल्दी, लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे पास ज्यादा होता है, उनके पास कम होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास होते नहीं है, एनसीईआरटी में दिया तो आपको याद रखना है, लेकिन उनके पास कम है क्योंकि उनके पास क्या, वैक्यूल है। सिंपल, सबको क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है बेटा प्लांट सेल पढ़ लिया हमने। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंस क्या है दोनों में, पहला पॉइंट क्या है कि इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया हिंदी में। अब आते हैं मैम, इनके पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, हमारे पास वैक्यूल्स नहीं होते, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो मैम ये प्लास्टिड्स क्यों लिखा हुआ है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, बेटा प्लास्टिड जो होता है वो मेन उसका ऑर्गेनल है, किसका, सेल, प्लांट सेल का। लेकिन हम उस प्लास्टिड्स के भी 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है प्लांट को, तो प्लांट के पास है, हमारे पास नहीं है। इतना याद हो गया। फिर आते हैं मैम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम देखिए इसमें लिख दिया है कि प्लांट सेल के पास एब्सेंट है और एनिमल सेल के पास प्रेजेंट है, बट आपको याद रखना है एनसीईआरटी की लेबलिंग में दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि हाँ इनके पास बहुत थोड़े से होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा से हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि जो वैक्यूल है वो सेंटर में होता है
और इसमें क्या होता है, वैक्यूल। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया सेंटर में वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस साइड कर दिया जाता है। और एनिमल्स में क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इनके में सेंट्रल न्यूक्लियस। हमारे अंदर जो वैक्यूल्स नहीं है ना, तो न्यूक्लियस क्या है वो सेंटर में है, और उनके अंदर वैक्यूल है, इस वजह से न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ऐसे ही बनाने को पूछ लेते हैं कि बताओ प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद बताते हैं आपको डिफरेंस, एक बार रिवाइज कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ एक बार फिर से बता दीजिए। 5 पॉइंट्स थे, 3 उनके 2 हमारे। 3 उनके कौन से? उनके पास सेल वॉल है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, उनके पास वैक्यूल है, हमारे पास लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैम सेल के कंपोनेंट्स, बेटा सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हो वो हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, जितने हैं सब कुछ। तो मैम इसको हमें बता दीजिए। ओके, सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे बाहर की लेयर एनिमल सेल और प्लांट सेल में। लेकिन आपको पता होगा प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो सेल वॉल सबसे बाहर है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल में क्या है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है। तो आपको ये पॉइंट ऐसे याद रखना है कि एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो उनके सबसे बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। और एनिमल्स के पास सेल वॉल है तो बाहर वॉल होगी, फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी, ऐसे याद रखना है। फिर हमें पढ़ना है सेल वॉल, फिर हमें पढ़ना है न्यूक्लियस, फिर हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म, फिर हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स। तो मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप सबसे पहले हमें बता दीजिए। तो बेटा आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटरमोस्ट कवरिंग कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर आते हैं परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल, सेलेक्टिवली परमिएबल है। मतलब मैंने आपको बता दिया ना इसका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये आउटरमोस्ट कवरिंग है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब वो सेलेक्ट करेगी कि आप अंदर उसके जाएंगे, आप मटेरियल, ये जो पानी है, जो कुछ भी है, ग्लूकोज वगैरह है, वो उसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो वो सेल के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, इसका सिलेक्शन कौन करेगा, सिलेक्शन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। ओके, फिर आते हैं सेल वॉल पे। मैम सेल वॉल क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, बहुत टफ होता है। किससे बनी होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो बस सेल्यूलोज से बनी, इस वजह से वो क्या है, बहुत टफ है। और क्या करती है, एक सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है और सेल को एक शेप दे देती है कि भाई अगर सेल वॉल जो है वो रेक्टेंगुलर है तो सेल भी रेक्टेंगुलर है, अगर सेल वॉल स्फेरिकल है तो सेल भी स्फेरिकल है। ओके, तो देखिए सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पॉइंट इसलिए याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, सबसे बाहर सेल वॉल है प्लांट सेल में, और क्या है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्रेजेंट्स इन प्लांट्स ओनली, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर। मैंने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बता दिया है। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सबको पता है, 46। लिख लेंगे अपनी कॉपी में, 46 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मैम। और इसको क्या कहेंगे, 23 पेयर। 46 है ना, एग्जाम्स में पूछा जाता है, बच्चे लिख के आ जाते हैं, अगर 46 पेयर लिख के आ गया तो बच्चे 46 पेयर पे टिक कर देते हैं। 46 पेयर्स नहीं, 46 क्रोमोसोम्स है, उसको हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं कि वो पेयर में होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। लेकिन बच्चे वहां एग्जाम में गलत कराते हैं, बहुत ध्यान से रखना। 46 क्रोमोसोम, उसका हाफ करेंगे, पेयर कर देंगे तो 23 पेयर्स हो गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन है, मैं आपको बता चुकी। न्यूक्लियर पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, कि मतलब वो मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड, उसके बीच में कुछ पोर्स हैं जिससे कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सके और न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल बाहर जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या है, उसके पास न्यूक्लियर पोर्स है, यही पॉइंट लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी है। फिर आते हैं मैम साइटोप्लाज्म के बारे में। तो बेटा साइटोप्लाज्म आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, वो फ्लूइड कंटेंट है एक सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसको रीड करने की जरूरत नहीं। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है उसे क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स, जितने एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, मैंने अभी आपको कितने बताए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, और कौन सा बताया, न्यूक्लियस। जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनल्स है उन सबको क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट स्लाइड पे। मैम अब हमें क्या पढ़ना है, तो बेटा देखिए सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं एक सेल के अंदर, तो किसी के अंदर, अभी मैंने आपको बताया
एक न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, कोई है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो मैम इसको हमें आप क्लियर कर दीजिए, वरना हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है किसके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो ये आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको याद कराती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। भाई कोई कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी होंगे जिनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो मैम वो कौन से हैं? सिर्फ दो हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आपको राइबोसोम अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि राइबोसोम होता है। एक सेकंड में माइक सही कर लूं। फिर राइबोसोम क्या है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और जो सेंट्रियोल है उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये दो ऑर्गेनल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। याद हो गया सबको? राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये दोनों, इन दोनों के पास क्या नहीं है? सेल मेम्ब्रेन नहीं है। याद हो गया सबको? ओके, दो स्ट्रक्चर सिर्फ। अब आते हैं मैम डबल मेम्ब्रेन किसके पास होती है, हमें कैसे याद रहेगा? बेटा मैं आपको जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स है। तो पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट, किसमें पाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स में। कितनी बार बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहला बताओ, पहला क्या है? न्यूक्लियस, दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों किसमें आते हैं? डबल मेम्ब्रेन में। उनके पास दो दो मेम्ब्रेन है, ये तो भाई बहुत स्पेशल है। मैम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे स्पेशल है? तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एटीपी बन रही है, एटीपी करेंसी उसके अंदर है, तो वो तो भाई बहुत ही पावर हाउस ऑफ सेल है, तो उसको तो डबल मेम्ब्रेन चाहिए, ऐसा आपको याद रखना है। फिर आते हैं न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस भी क्या है? उसके अंदर डीएनए है भाई, डीएनए है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके अंदर ही डीएनए आरएनए और प्रोटीन सब कुछ बन रहा है। तो वो क्या है? न्यूक्लियस क्या है? उसके पास भी दो मेम्ब्रेन है। फिर मैम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है इन तीनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। आई होप अभी तक सबको याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी डिटेल में सब कुछ बता दिया है। फिर आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं। सिंगल मेम्ब्रेन जितने बचे हुए हैं इन दोनों को छोड़ के वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि वैक्यूल हो गया, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, जैसे क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और जैसे लाइसोसोम हो गया, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जितने उसके अंदर पाए जाएंगे वो सब क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। तो आपको याद रखना है। ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउल, मतलब ये अगर सेल है तो ये क्या है? सिर्फ सिंगल है, इसके पास सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका एग्जांपल हो गया वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों किसमें है? सिंगल में। आपको क्या करना है? इनको नहीं याद रखना है, आपको इनको पहले याद करना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं, मतलब जिनके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। ये पहला है कौन सा? राइबोसोम। ये दूसरा है कौन सा? सेंट्रोसोम, मतलब सेंट्रियोल। तो दो आप ये याद रखेंगे, इसका मतलब ये क्या है? इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, अब आते हैं कि डबल मेम्ब्रेन कौन सा है। तो मैम पहला हो गया न्यूक्लियस, ये स्पेशल क्यों है? इसके पास है डीएनए और क्रोमोसोम्स। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, इसके पास बहुत सारी पावर है, इसके पास एटीपी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसके पास ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन। और फिर थर्ड क्या है? प्लास्टिड्स। थर्ड कौन सा है? प्लास्टिड। तो ये तीनों क्या हो गए? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब आते हैं तो मैम हमें ये दोनों तो याद हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन याद ही नहीं हो रहा है। तो बेटा इन दोनों को छोड़ के जितने बचे वो सब में किस आ गए? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में आ गए। याद हो गया सबको? ओके, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके मैम प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको बताइए पहले आप। तो बेटा देखिए, बस आपको इतना याद करना है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, सिर्फ सेल वॉल को छोड़ के। मैम सेल वॉल को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो डेड होती है। आप सेल के अंदर हम लिविंग चीजों को नहीं कंसीडर कर सकते, वो सेल वॉल, उसके बाहर का आउटर जो लेयर है, आउटर वॉल है, उसे सेल वॉल कह रहे हैं, लेकिन वो है डेड, इस वजह से प्रोटोप्लाज्म में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डेड, क्योंकि वो एक डेड स्ट्रक्चर है। तो मैम प्रोटोप्लाज्म में होगा क्या क्या? बेटा सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म में जितनी सारी चीजें हैं वो सब किसमें आ गई हैं? बताओ फटाफट से। वो आ गई प्रोटोप्लाज्म में। बहुत याद करना आसान इस वजह से है क्योंकि बस आपको इतना याद करना है इसमें कि एक सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर जितनी चीजें हैं वो उन सबको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है, 1 सेकेंड, ये हमारा स्ट्रक्चर है, मैं बाहर की वॉल को छोड़ दूं, सेल वॉल को, इसके अंदर जो कुछ भी बचा, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जितनी भी चीजें बची हुई हैं, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गई। ओके, सेल वॉल के अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीजें किसमें आ गई हैं? इसको हम क्या कहेंगे? कॉमनली प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। फिर आते हैं, ये तीनों चीजें याद हो गई आपको, बस इतना याद रखना है, सेल वॉल इज डेड। सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोप्लाज्म। इस वजह से इसको क्या प्रोटोप्लाज्म में नहीं रखा गया, क्योंकि ये क्या है? डेड है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा आज हमारी क्लास का आज लास्ट टॉपिक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमें हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में कवर करना है। तो मैम आज के लेक्चर में हम सब कुछ कवर कर लेना, नहीं बेटा, आज के लेक्चर में हम सिर्फ सेल वॉल का डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्या न्यूक्लियस सबके बारे में डिटेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। तो मैम आज हम सिर्फ सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बता दीजिए। सेल वॉल क्या होती है बेटा, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है। मैम सेल्यूलोज क्या करता है, सेल्यूलोज बेटा जो वो है प्लांट, उसको पूरा इतना लंबा सा प्लांट होता है, टूटता क्यों नहीं है, वो पूरे टाइम इतने लंबा सा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे रहता है। तो बेटा वो खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास है सेल्यूलोज, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जिससे वो इतना लंबा सा सीधा सा स्ट्रक्चर वो गिरे ना। ओके, इतना क्लियर हो गया, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल्स, बेटा ये मैं आपको कितनी बार पूरी क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ कि सेल वॉल किसके पास होती है, बेटा प्लांट्स के पास होती है। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं लेकिन आपको कवर कर चुकी हूँ कि प्लांट्स के पास तीन चीजें मेन होती हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। तीनों चीजें किसके पास होती है, प्लांट्स के पास होती हैं। तो सेल वॉल, तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिए कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ओके, याद हो गया सबको, प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, रिजिड होती है। रिजिड मतलब डेड है ना, तो रिजिड होगी ना बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज है तो बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब बहुत टफ है। ओके, और फिर क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब डेड है। ओके, डेड इसको क्यों कहा, क्योंकि सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। तो क्या मैम, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग सबको पता है ना, रिजिड, नॉन लिविंग, आउटर कवरिंग। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। बाहर की कवरिंग है एक प्लांट सेल के अंदर, रिजिड है और नॉन लिविंग है, मतलब डेड है। फिर आते हैं कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, बनी किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बेटा वो मिलके बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से वो बनी होती है। मैम सेल्यूलोज क्या होता है, तो बेटा आपको ये याद रखना है कि सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। एंड ये क्या करता है, हमारा जो सेल है, सेल वॉल है, हमारी जो पूरी प्लांट्स है उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। एक जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया। फिर आते हैं प्रोवाइड शेप टू सेल। अगर मैंने आपको पॉइंट पहले ही कवर कर दिया था कि अगर एक सेल वॉल कैसी है, ये कौन डिसाइड, ये एक सेल कैसा है वो कौन डिसाइड करेगा, सेल वॉल डिसाइड करेगी। सेल वॉल में हम कैसे डिसाइड करेगी, बेटा वो सबसे बाहर की कवरिंग है ना। अगर वो ओवल शेप है तो सेल क्या है, ओवल शेप है। अगर वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है तो सेल क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर वो राउंड शेप है तो सेल क्या है, राउंड शेप है। ऐसे आपको याद रखना है कि सेल वॉल ही मेनली डिसाइड करेगी कि उसका शेप कैसा होगा, किसका, सेल का। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल, मतलब सपोर्ट, एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो सेल वॉल है वो बाहर की इतनी हार्ड कवरिंग है कि भाई कहीं सेल इतना ना फूल जाए, उसके अंदर इतना पानी ना जाए कि वो बस्ट कर जाए, फट जाए। तो इस वजह से उसको वो कौन प्रोटेक्ट करता है, पूरी तरीके से सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो होती नहीं सेल वॉल, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर कौन कौन सी सेल वॉल किससे बनी होती है, किन के अंदर सेल वॉल है। एनिमल्स के अंदर नहीं है, प्लांट्स के अंदर है, वायरस के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर है, फंजाई के अंदर है। तो मैम ये हमें याद कैसे होगा, बेटा फटाक से एक टेबल डिस्कस करेंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स। तो मैम जो प्लांट्स हैं, एक सेकंड में पेन चेंज कर लो जिससे आपको अच्छे से दिखे। ओके, किस पेन से मैं लिखूं जिससे आपको दिखे, पर्पल से दिखेगा। ओके, अब आते हैं कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के पास क्या है, सेल वॉल है बेटा। ओके, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, फंजाई के पास है। आपको ये टेबल अपनी कॉपी में बनानी है जिससे आपको याद हो जाए। एनिमल्स के पास नहीं है, वायरस के पास नहीं है। अब आते हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल में किससे मिलकर बनी होती है बेटा। प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, सेल्यूलोज। एक सेकंड में चेक करूं, दिख रहा है ये कलर आप लोगों को, सेल्यूलोज। थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर यूज कर लूं, रुक जाइए आप, राइट, वेट अ सेकेंड। अब आते हैं, पेन चेंज करते हैं, ब्लैक कलर। प्लांट्स के अंदर किससे बनी हुई है, सबको पता चल गया, सेल्यूलोज। फिर आते हैं मैम बैक्टीरिया के अंदर किससे, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल्यूलोज की होती नहीं बेटा, बैक्टीरिया के अंदर सेल्यूलोज की नहीं होती, किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैम फंजाई जो होता है, फंजाई के अंदर सेल्यूलोज की होती है क्या, नहीं बेटा, फंजाई के अंदर काइटिन के सेल वॉल होती है। उनके काइटिन में क्या होता है, उनके सेल वॉल में क्या होती है, काइटिन होती है। तो वो किससे बनी होती है, काइटिन से। मैम काइटिन की स्पेलिंग बता दीजिए बेटा, ये देखिए, ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। फिर मैम एनिमल सेल जो होते हैं उनके अंदर तो होती नहीं सेल वॉल, और वायरस के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको।
ओके दिख रहा है प्रॉपर? ओके फिर आते हैं क्या, अब कैसे डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स के अंदर कौन से फटाक से बताओ यार कमेंट बॉक्स में। सेल्यूलोज, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन और फंजाई के अंदर काइटिन। एनिमल्स और वायरस के अंदर होती नहीं। एनिमल्स हम है ना, मैं तो आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सबको याद हो गया? इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके बेटा, आपको आई थिंक आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, ये हमारे बूस्टर क्लास का वीडियो था, अगर आपको पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि मैम ने तो हमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो बेटा आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं प्रचंड प्रयास पे क्लास 9th का बैच। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? इसके आगे के पॉइंट्स, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा डिस्कस कर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब क्या है डिटेलिंग में एनसीईआरटी में दिए हैं। तो हम बहुत डिटेल में, मतलब एक लेक्चर में सिर्फ 2 कंपोनेंट, 2 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत डिटेलिंग में कवर करेंगे सब कुछ। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बेटा।